क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? हमारे कांग्रेस के लोग अपनी कुर्बानी दिए, तुम क्या है? ये कुत्ता भी नहीं मरा तुम्हारे पास। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के अलग देश वाले बयान से माहौल गर्म है। बीजेपी कांग्रेस से माफी मांगने के लिए कह रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को इतिहास याद दिला रही है और देश के लिए अपने योगदान गिना रही है। दोनों तरफ से माहौल गर्म है, दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है, साथ में जारी है उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति भी। केंद्र सरकार पर दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? जीडीपी से लेकर प्रति व्यक्ति आय तक क्या है उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में अंतर? किसकी कितने हिस्सेदारी और कौन कितना आगे, ये सब पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के अलग देश की मांग वाले बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। आज 2 फरवरी को संसद में भी ये मसला उठा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में डीके सुरेश के बयान पर आपत्ति जताई और कांग्रेस से माफी मांगने की अपील की। पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस सांसद का ये बयान उनकी विभाजनकारी सोच को दिखाता है। हम जब शपथ लेते हैं तो देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटेग्रिटी ये सर्वप्रिय होती है, सर्वप्रथम रहती है। और माननीय अध्यक्ष जी, किस दिन उठाया जाता है? जब माननीय वित्त मंत्री एक देश के सामने विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, देश के सामने अमृत काल में कैसे देश आगे जाएगा, ये पूरा विश्व कल देख रहा है कि देश किस प्रकार का मैसेज पूरे विश्व में लेके जा रहे हैं। उसी दिन ऐसी विभाजनकारी सोच, देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। पीयूष गोयल के बयान पर राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डीके सुरेश राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, इसीलिए इस मसले की चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कोई भी देश तोड़ने की बात करता है तो उसे हम सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, राजीव गांधी जी बोला, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट। राजीव गांधी जी जान दिए। अरे ऐसी पार्टी कभी ऐसा देश तोड़ने की बात करती है और देश को अलग बनाने की बात करती है? हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं बोले, नहीं कहे, उसको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं। दरअसल 2024 के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने बजट में दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि जो फंड दक्षिण भारत के राज्यों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उसे डाइवर्ट कर उत्तर भारत के राज्यों को दिया जा रहा है। डीके सुरेश ने कहा था, आज अगर हम टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पाएंगे कि उत्तर भारत को अधिक हिस्सा मिल रहा है। हमसे यानी कर्नाटक से हर साल अलग अलग टैक्सों के जरिए 4 लाख करोड़ वसूल लिए जाते हैं, लेकिन हमें वापस कितना मिल रहा है? अगर 16वें वित्त आयोग में इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो दक्षिण भारत के लोगों को आवाज उठानी होगी। डीके सुरेश ने आगे कहा, अगर यह न्याय जारी रहा तो दक्षिण भारत के लोगों को एक अलग देश की मांग करनी पड़ सकती है। डीके सुरेश के इसी बयान पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक भाजपा ने इस बयान की निंदा की और कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे डीके सुरेश का निजी बयान बताया और अलग देश की किसी भी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार समेत कई नेताओं ने दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ भेदभाव की बात जरूर कही।
डीके सुरेश कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई हैं। वो बेंगलुरु ग्रामीण सीट से तीसरी बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। डीके सुरेश कर्नाटक से कांग्रेस के एकमात्र सांसद हैं। उनके बयान पर बवाल बढ़ा तो उन्होंने सफाई भी दी। डीके सुरेश ने कहा कि मुझे भारतीय और कन्नड़ होने पर गर्व है। कहा कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फंड बांटने में होने वाली नाइंसाफी की ओर ध्यान दिलाना था। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला दूसरा राज्य होने के बावजूद केंद्र सरकार कर्नाटक और दक्षिण भारत के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और इसके खिलाफ आवाज उठाने पर अलगाववादी बता दिया जा रहा है। डीके सुरेश ने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे। ये तो हो गई राजनीति और वार पलटवार की बात। एक नजर आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले बात जीडीपी की। दक्षिण भारत के राज्य देश की जीडीपी में करीब 35% का योगदान देते हैं। टैक्स इंडिया ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल टैक्सेस में दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी करीब 30% की है, जबकि बदले में सेंट्रल से उन्हें मिलता केवल 18% ही है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि दक्षिण भारतीय राज्य जितना दे रहे हैं उन्हें उसकी तुलना में काफी कम मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें कुछ और आंकड़ों पर नजर डालनी चाहिए। हमें उत्तर और दक्षिण दोनों के बीच के अंतर को समझना होगा। सबसे पहले बात सेहत की। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाले 3 राज्य दिल्ली, केरल, जम्मू कश्मीर हैं, जबकि सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। जीवन प्रत्याशा यानी औसत जीवन जीने की उम्र, ये आंकड़े 2016 से 2020 तक के हैं। इसी तरह से अगर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों को देखें तो इसमें सिक्किम, गोवा और दिल्ली टॉप पर हैं। इसके बाद गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु और हरियाणा का नंबर आता है, जबकि मणिपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर सबसे निचले पायदान पर स्थित राज्यों में है। ये आंकड़े साल 2022 से 2023 के हैं। हेल्थ वेल्थ के बाद अब बात एजुकेशन की करते हैं। केरल, दिल्ली और उत्तराखंड 3 सबसे बड़े साक्षर राज्यों में से हैं, जबकि बिहार और राजस्थान और आंध्र प्रदेश में साक्षर लोगों की संख्या सबसे कम है। ये आंकड़े 2017 और 18 के हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश ये आंकड़े उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन तीनों में दक्षिण भारत के राज्य काफी आगे हैं और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए उत्तर भारत को अभी काफी मदद की जरूरत है। क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, इसीलिए ऐसा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय हो कमेंट कर हमें जरूर बताएं।